सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर शिराली हैं। डॉक्टर शिराली एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन हैं, इंदौर बेस्ड ही हैं डॉक्टर शिराली। एक इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले वेलकम मैम। Hello, thank you for the invite, sir. So आपकी जर्नी के बारे में बताइए। so regarding my journey, मैं जैसे सर ने बताया कि I am based in Indore and I have done my whole primary education from Indore. So अपना post graduation ophthalmology में करने के बाद I immediately went to Delhi. So there is a respectable institute, Dr. Shroff's Charity Eye Hospital in दरियागंज। वहाँ से मैंने अपने 2.5 साल का कोर्स किया है in oculoplasty, ocular oncology, orbital traumas and a little bit of aesthetics, I would say. So this is the whole spectrum of my specialization. उसके बाद से यहाँ आने के बाद I am been going to different hospitals for visits and giving my services for the specialty. डॉक्टर शिराली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये ऑक्यूलोप्लास्टी क्या चीज़ होती है? ऑक्यूलोप्लास्टी बेसिकली अगर हम नाम से देखें तो हम आई और आई के आसपास के जो डिसऑर्डर्स हैं उसको ट्रीट करते हैं। आँखों के अंदर से ज़्यादा हम आँखों के बाहर के हिस्से को, जिसमें आती है मेनली हमारी ऊपर और नीचे की पलकें यानी आईलिड्स, उसके पास का एरिया, नाक के अंदर हमारा मेन एरिया होता है जहाँ से आंसू निकलते हैं जिसको हम लैक्राइमल सिस्टम कहते हैं। एंड बाकी ऑर्बिट यानी आँख के आसपास की जो हड्डी होती हैं उससे जुड़े जो कुछ फ्रैक्चर्स हो, ट्रॉमा केसेस हो, वो चीज़ें। एंड ओवरऑल ऑन्कोलॉजी यानी ट्यूमर्स जो आँख के अंदर ही नहीं, आँख के बाहर या आँखों के पीछे भी हों, तो उन सारी चीज़ों को हम डील करते हैं ऑक्यूलोप्लास्टी में। एंड अ मेजर पार्ट ऑफ दिस थिंग इज एस्थेटिक्स, यानी खूबसूरती के हिसाब से जो पलकें छोटी बड़ी हों उनको ठीक करना, या फिर आपके भौवे नीचे हों, आईब्रोज हो तो उसको ठीक करना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इसमें आती हैं ऑक्यूलोप्लास्टी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और बहुत सारे लोग हमारी ओपीडी में आते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनकी पलक नीचे झुकी हुई है। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, मतलब बच्चों में भी देखा जाता है, ये बड़ों में भी देखा जाता है। तो डॉक्टर शिराली, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है? ये जो पलक गिरने की बीमारी है इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टोसिस कहते हैं। अब ये जो पलक गिरना है ये 2 तरीके का हो सकता है। या तो कुछ लोग आएंगे कि जन्म से ही हमारी पलक छोटी है, जेरी हुई है, वो एक आँख भी हो सकती है और दोनों आँखों की पलकें भी साथ में नीचे हो सकती है। कुछ लोगों को होगा कि पहले सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से कुछ समय में छोटी होती जा रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड, जो जन्म से नहीं है। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है और इसका इलाज बहुत अच्छा है, सिंपल है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इलाज की हम बात करें तो मेनली हम इसको ऑपरेशन से ठीक करते हैं। क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है? दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है, हम इसको ऑपरेशन से ही ठीक करते हैं। जन्म से है तो ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इट्स अ वन टाइम सर्जरी एंड इसका विजन पे यानी आपकी आंखों की रोशनी पे असर नहीं होता है। तो पलक ठीक कराने से नज़रें बेहतर हो सकती हैं पर कम होने की संभावना नहीं होती है। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसकी सर्जरी कोई बड़ी सर्जरी होती है? क्या ये पूरी बेहोशी की हालत में की जाती है या फिर ये सिर्फ लोकल इंजेक्शंस लगा के की जाती है? इसको आप अगर ब्रीफ में समझा सकें कि ये सर्जरी कैसे की जाती है? बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, बट हाँ, जैसे कि हमने कहा कि ये बचपन से भी हो सकता है, जन्म से हो सकता है, यानी इसके मेजॉरिटी पेशेंट्स आपके बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चे। तो ऐसी परिस्थितियों में हम इसको बेहोश करके करते हैं ऑपरेशन को, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और ऑपरेशन आसानी से हो सके। ये कुल मिला के आधी से पौन घंटे का ऑपरेशन होता है और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं पेशेंट्स इसके बाद। ऐसा नहीं है, ये डे केयर प्रोसीजर है, हमें इनको एडमिट रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऑपरेशन करके आराम से घर जा सकते हैं। और अगर ये कोई एडल्ट पेशेंट है जो आपका थोड़ा सा इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, तो हमें मामूली सा 1 आध इंजेक्शंस वो भी हम इसी एरिया में लगाते हैं, इंजेक्शन करके, जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसमें बहुत सेफली कर सकते हैं। तो बच्चों में ये सर्जरी बेहोशी की हालत में की जाती है, पूरा कंप्लीट बेहोश किया जाता है, और एक आम तौर पे बड़ों में ये सर्जरी लोकल इंजेक्शन से। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये मैं जानना चाहूँगा कि इसमें सक्सेस का रेट कैसा है और क्या, मतलब कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या हमें कम्प्लीटली हमारी ठीक हो जाएगी, ये दोबारा तो नहीं होगा हमें? यस। सो सक्सेस रेट एक्चुअली इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो इनको ये डिजीज़ है यानी टोसिस,
ये जन्म से है यानी कंजेनाइटल है कि बाद में हुआ है यानी एक्वायर्ड है। आमतौर पे जन्म से है, इसका मतलब ये है कि जो आपके आंखों की पलकों की मसल्स हैं वो थोड़ी सी वीक हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उस वजह से ये तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। बट अगर आप ये देखना चाहें कि सक्सेस रेट के हिसाब से ऑपरेशंस आर 100% सक्सेसफुल, बट ऑफ कोर्स मसल्स थोड़ी सी आपकी कमज़ोर रहती है, तो एक हल्का सा आपको एक डिफरेंस रहेगा उसमें उस चीज़ का। लेकिन जब ये एक्वायर्ड रहता है तो आपको वजह पता होती है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मसल्स आपकी वीक नहीं रहती, अपनी जगह से थोड़ी हट जाती है, तो उसमें आपका 100% सक्सेसफुल रेट रहेगा। और बच्चों में कंजेनाइटल टोसिस में भी रेट बहुत अच्छा है, बट कुछ चीज़ों का हमें सर्जरी के बाद प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जी। जो बेसिक प्रिकॉशंस हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एक आम क्वेश्चन रहता है कि स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स में पानी आने की समस्या बहुत कॉमन होती है। आंखें भरी भरी रहती हैं, आंखों में पानी चलता रहता है और पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। कोई उनको एलर्जी बताता है, कोई बताता है कि आंखों में सूखापन है, वो दवाई डाल डाल के परेशान होते रहते हैं, लेकिन ये पानी आना बंद नहीं होता है। तो मैम, क्योंकि आप उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इसका क्या कारण होता है और इसका क्या उपचार है। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एडल्ट्स में तो है ही, हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स में, बट आजकल अगर हम देखें तो ये यंग पेशेंट्स में भी आपको ये तकलीफ मिलेगी जी। तो इसका एक मेन कारण होता है नासूर। तो हम दवाइयाँ और सब चीज़ें देते रहते हैं, बट नासूर की एक बहुत ही सिंपल सी ओपीडी में जांच होती है, वो जांच करके हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। नासूर का मतलब होता है कि आँखों में जो हमारा पानी बनता है वो नाक के रास्ते से हमारे गले में जाता है। तो नाक का रास्ता अगर बंद हो जाए तो इसको हम नासूर कहते हैं, वो पानी आँखों से बाहर गिरने लगता है। एक सिंपल बेसिक ओपीडी टेस्ट से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। कई बार ये नासूर बहुत सालों रहता है कि आँखों से पानी गिर रहा है जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट इसमें ऐसी स्टेज आ सकती है कि आँखों में एकदम से सूजन आ जाना, पस का निकलना, आँखों के आस पास या नाक के पास एकदम से फूलना या लाल हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन तो जल्द से जल्द कराना ज़रूरी है इस चीज़ का। तो जैसे मैंने ऑपरेशन कहा, नासूर की बीमारी का इलाज ऑपरेशन ही है। ये एक कॉमन बीमारी है, बस ये है कि हमें पता नहीं होता है, तो हम इसको जल्दी डायग्नोस नहीं कर पाते। पता चल जाए तो इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है और परमानेंट क्योर है, जिसमें दोबारा आगे कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या ये ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है? यस, ये ऑपरेशन दूरबीन से भी किया जा सकता है, और नहीं तो हम इसे बाहर से, जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, यानी चमड़ी के रास्ते से भी कट करके देते हैं। जी। लेकिन अब हमारा मेन पॉइंट इसमें यह आता है कि क्या ऑपरेशन के बाद इसमें कोई निशान रहेगा। ये एक आम समस्या होती है जनता में। तो आजकल हमारी टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। हमारे जो हम सूचर्स या टाके लगाने के जो तरीके होते हैं और टाके होते हैं, तो आम तौर पे ऑपरेशन के बाद हम बाहर से भी करें तो इसमें कोई निशान नहीं रहता है जी। और टाके भी हम घुलने वाले ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर बच्चों में भी करना पड़े तो पेशेंट कंफर्टेबल है। दूरबीन से भी किया जा सकता है, बट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो बाहर से किया हुआ ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है दूरबीन की तुलना में। जी, तो बिल्कुल बाहर से होने वाला ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि जनरली पेशेंट्स हमसे आके यही बोलते हैं कि दूरबीन वाला ऑपरेशन बताया है और दूरबीन वाला ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, उनको ऐसा लगता है। बट ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है हमें। तो अगर हम इनका सक्सेस रेट देखें तो बराबर का सक्सेस रेट है, और अगर हम बिल्कुल डेटा के हिसाब से जाएं तो सक्सेस रेट आपका बाहर से किए हुए का हल्का ज़्यादा ही होगा, नहीं तो दोनों का तुलना एक ही है। बात सिर्फ इतनी आती है कि निशान आएगा कि नहीं आएगा जी, और सिर्फ उतनी ही बात है। तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि बाहर से किया हुआ ऑपरेशन। जी, थैंक यू सो मच मैम। एक आम समस्या होती है जिसको पलक फड़कने की समस्या बोलते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में जिनको कि पलकें उनकी रुकती नहीं है, फड़फड़ाती रहती हैं, वो परेशान होते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है उनको। कुछ लोगों की सिर्फ पलकें फड़फड़ाती हैं, कुछ लोगों के आधे हिस्से में भी पूरा जो चेहरा रहता है उसमें भी फड़कन रहती है।
तो मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये कौन सी बीमारी है और इसका क्या समाधान है? बिल्कुल। तो इन्हें हम एक प्रकार से स्पाज़्मोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जी। और जैसा आपने कहा कि ये कोई एक हिस्से को भी ले सकता है कि सिर्फ आँख में है, या एक तरफ की आँख आपकी फड़क रही है, या दोनों तरफ की आँखें फड़क रही है, या पूरा चेहरा फड़क रहा है। और कभी-कभी चेहरे के साथ आपके गर्दन तक की भी मांसपेशियाँ फड़कती हैं। इन स्पाज़्मोटिक डिसऑर्डर्स के अलग-अलग नाम हैं। जैसे अगर सिर्फ आपके आँखों का हिस्सा फड़कता है, उसको हम बोलते हैं ब्लेफरोस्पाज़म। जी। एक होता है जो पूरा चेहरा, एक तरफ का चेहरा, पूरा चेहरा एक साथ नहीं फड़कता, बट एक तरफ का चेहरा आपका फड़कता है, उसको हम बोलते हैं हेमीफेशियल स्पाज़म। और तीसरा आपका होता है जब यहाँ की मसल्स भी आपकी इन्वॉल्व होती है, तो वो फेशियल डिस्टोनियाज ऐसे होते हैं जो कुछ सिंड्रोम से एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे हम उनको मिक्स सिंड्रोम कहते हैं। जी। ये जो बीमारी होती है, इसमें फड़कन मरीज के कंट्रोल में नहीं रहती। ये फड़कता है, उनकी मर्जी के बिना फड़कता है। कई बार ये सो रहे होंगे तब भी फड़केगा ये। कुछ बीमारियों में नहीं फड़कता है। जी। सालों साल रहती है, कभी कभी हल्का फुल्का फड़कता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग आँख नहीं खोल पाते, उनका खुद से चलना, अपना काम कर पाना इतना समस्या हो जाती है। तो इस बीमारी के लिए एक इलाज की अगर हम बात करें, कई बार ये हमारे आँखों की रूखेपन से भी जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम ड्राई आइज कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन आजकल एक टर्म है। तो ड्राइनेस की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा आँखों को फड़फड़ाते हैं। जी। कई बार आँखों में रूखेपन का इलाज करने से ये बीमारी बेहतर हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है ना। ऐसी स्थिति में हमारा जो इलाज होता है वो होता है एक सिंपल इंजेक्शन, जिसको हम बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन कहते हैं। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाना एक ओपीडी प्रोसीजर होता है, और हम इसे आपका लोकल एनेस्थीसिया यानी हम ये कहें टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी चमड़ी के ऊपर हम क्रीम लगा के उसको सुन्न कर देते हैं, और उसके बाद ये इंजेक्शन लगता है। हाँ, लेकिन इंजेक्शन तो बड़ा डर लगता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं चेहरे पे इंजेक्शंस कैसे लगेंगे। चेहरे पे, और वो भी आँख के आसपास। ये सुनने में तो डरावना है, लेकिन अगर आप इसको लगवाएंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि हमने कुछ लगाया है, क्योंकि ये इतना सिंपल होता है और प्रोसीजर का डर है। लेकिन जब ये पेशेंट इंजेक्शन लगवा के आपके ओपीडी से जाएगा और 5 दिन बाद जब वो लौट के आएगा, तो वो इतना खुशी आएगा कि वो अपना सारा दर्द भी भूल चुका होगा, अगर उसको हो कोई दर्द तो। क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि मरीज बहुत खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे अलग ही खुशी आपको दिखेगी। जी। ऐसे कई मरीज हैं जो अपना उठना बैठना तक नहीं कर पाते, लेकिन एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद वो अपना काम पे वापस जा पाते, सब कुछ कर पाते। जी। बस इस इंजेक्शन के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि इंजेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, इसे लगवा सकते हैं और इसे हम बार बार लगा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सेफ है एंड इट हैज़ 100% रिजल्ट्स। जी। तो मैम, इसका सुनने में आता है कि इस इंजेक्शन का इफेक्ट चला जाता है कुछ समय बाद और फिर दोबारा इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। हाँ, तो ये इंजेक्शन ऐसा है कि तकरीबन 3 से 6 महीने तक इसका असर रहता है, क्योंकि ये जो बीमारी है फड़कन की, ये कहीं ना कहीं हमारे नस में कहीं दबाव बन रहा है दिमाग से, जिसकी वजह से ये फड़कन की बीमारी होती है। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को पार्किंसन या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। आमतौर पे ये जो बीमारियां होती है, ये उसी तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी देख के आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी है कि नहीं। बिल्कुल। तो इसका जो इलाज है ये परमानेंट इलाज नहीं होता है, और इसका और कोई परमानेंट इलाज है भी नहीं। बोटॉक्स एक टेम्परेरी इलाज है जो हम इंजेक्शन देते हैं, 3 से 6 महीने इसका असर रहता है। आमतौर से चौथे 5वें दिन से इसका असर आना शुरू होता है और फिर 6 महीने तक रहता है। 3 से 6 महीने मैं कहूँगी, ये पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करता है। अगर आप साथ में शराब पीते हैं, आप स्मोक करते हैं, या आपकी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, तो उन मरीजों में इसका असर और भी कम रहता है। जी। और बाकी अगर आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको हर 3 महीने में आके हमसे इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि इसका इफेक्ट डिपेंड करता है पेशेंट पे और उसकी लाइफस्टाइल पे भी। मिनिमम 3 मंथ्स रहता ही है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप तब हमारे पास वापस आइए जब आपको तकलीफ हो। अगर आपको तकलीफ 6 महीने बाद हो रही है तो आप तब आइए, हम तब आपको इंजेक्शन लगाएंगे। अगर आपको 8 महीने बाद हो रही है तो हम तब लगाएंगे। हर 3 महीने में लगाना ज़रूरी नहीं है ये इंजेक्शन। जी। जी। थैंक यू सो मच आप ये इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कि इससे परेशान रहते हैं और इंजेक्शन सुनते ही वो डर जाते हैं।
थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस थे हम लोगों के दिमाग में ओक्लोप्लास्टी को लेके और पलकों की सर्जरी को लेके, स्पेशली टोसिस सर्जरी को लेके कि ये बेहोशी में की जाती है कि नहीं की जाती है, और पानी नासूर की समस्या को लेके। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।